नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। हाँ, अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो सोचिए, अगर कल सुबह देश के सारे बैंक्स, सारे स्टॉक मार्केट्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम सिर्फ 1 सेकंड के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो बेसिकली अर्थव्यवस्था का पूरा नर्वस सिस्टम ही ठप हो जाएगा ना। बिल्कुल। कोई भी बिजनेस चल नहीं पाएगा, किसी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलेगी और मतलब देश का पूरा व्यापार एक झटके में रुक जाएगा। सही बात है, और यही कारण है कि ये विषय किसी भी फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए ना सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, बल्कि हम इसके पीछे का विज्ञान समझेंगे। हम पैसे के सफर को ट्रैक करेंगे। देखिए, अगर पूरी अर्थव्यवस्था को एक शहर मान लिया जाए ना, तो ये मार्केट्स उस शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम है। अच्छा, वाटर सप्लाई सिस्टम। हाँ, जिनके पास जरूरत से ज्यादा पानी यानी पैसा है, वहां से पैसा उन फैक्ट्रियों और व्यवसायों तक कैसे पहुंचता है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, और यही इस सिस्टम का मुख्य काम है। ये वाटर सप्लाई वाला उदाहरण बहुत सटीक है। इसी सप्लाई सिस्टम को हम ना 2 मुख्य पाइपलाइंस में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है मनी मार्केट और दूसरी है कैपिटल मार्केट। तो अगर किसी को रोजमर्रा की प्यास बुझाने के लिए तुरंत पानी चाहिए ना, तो वो मनी मार्केट है। यहाँ अल्पावधि मतलब शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है। रुकिए, ये शॉर्ट टर्म सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मार्केट्स में इसका तकनीकी मतलब क्या है? और मतलब कोई बड़ी कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए उधार क्यों लेगी? देखिए, तकनीकी भाषा में शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल से कम। ओके, 1 साल से कम। हाँ, अब मान लीजिए एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्हें अपने कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी देनी है, लेकिन उनके क्लाइंट्स का पेमेंट अगले महीने आने वाला है। अब इस 1 महीने के गैप को भरने के लिए वो 10 साल का बैंक लोन तो नहीं लेंगे ना। जाहिर सी बात है, उस पे फालतू का ब्याज क्यों देना? एग्जैक्टली, इसलिए वो मनी मार्केट में जाते हैं। यहाँ कमर्शियल पेपर्स या ट्रेजरी बिल्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। जिनकी मैच्योरिटी शायद 14 दिन, 91 दिन या 364 दिन की हो सकती है। बिल्कुल सही। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है लिक्विडिटी, मतलब इन्हें बहुत आसानी से और तुरंत कैश में बदला जा सकता है। समझ गया, यानी मनी मार्केट रोजमर्रा का कैश फ्लो मैनेज करने के लिए है। लेकिन अगर उसी कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना हो जिसके लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए और मुनाफा आने में 5 साल लगेंगे, तब क्या होगा? तब वो कैपिटल मार्केट यानी लॉन्ग टर्म पाइपलाइन का इस्तेमाल करेंगे। 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाना होगा। राइट। वहाँ वो कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है या फिर लंबी अवधि के बॉन्ड्स जारी कर सकती है। लेकिन एक बात बताइए, इस पूरे पैसे के लेन देन में तो बहुत बड़ा रिस्क है। कोई कंपनी पैसा लेके भाग भी तो सकती है। हाँ, रिस्क तो है। तो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या देश में इन सब के लिए कोई एक मास्टर रेगुलेटर नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले? सुनने में ये एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन असलियत में एक सिंगल रेगुलेटर ना बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम इतना बड़ा और जटिल है कि इसमें स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसलिए हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ट्रैफिक पुलिस यानी रेगुलेटर्स बनाए गए हैं। चलिए इन रेगुलेटर्स के काम करने के तरीके को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, RBI पूरे बैंकिंग सिस्टम और मनी मार्केट का बॉस है। इनका काम सिर्फ नोट छापना नहीं है। बिल्कुल। देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना और ये सुनिश्चित करना कि बैंकों के पास हमेशा पर्याप्त लिक्विडिटी रहे, ये RBI की जिम्मेदारी है। और जहां तक कैपिटल मार्केट की बात है, वहां सेबी पिक्चर में आता है। लेकिन सेबी का असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ कंपनियों को रेगुलेट करते हैं? नहीं, सेबी का सबसे प्राथमिक और सबसे अहम काम है इन्वेस्टर्स की सुरक्षा। कोई कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, शेयर बाजार में कोई फर्जीवाड़ा ना हो और ब्रोकर्स पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें, ये सुनिश्चित करना सेबी का काम है। इसके अलावा जब बात जिंदगी और भविष्य की सुरक्षा की आती है तो हमारे पास IRDAI और PFRDA हैं। एकदम सही। IRDAI सारी लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर नजर रखता है, वहीं PFRDA देश के पेंशन सेक्टर खासकर NPS को रेगुलेट करता है ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। बिल्कुल। यानी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अक्सर सामने आता है। इन सब के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय भी तो है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। क्या आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच का तकनीकी फर्क समझा सकती हैं? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। दोनों का काम करने का दायरा बिल्कुल अलग है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी DEA का फोकस मैक्रो इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट्स की बड़ी नीतियों पर होता है। ओके, मतलब देश का बजट बनाना और विदेशी निवेश के नियम तय करना इनका काम है। हाँ, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी DFS का काम मुख्य रूप से सरकारी बैंकों, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। अच्छा,
तो अगर सरकार को किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में नई पूंजी डालनी है, यानी रिकैपिटलाइजेशन करना है, तो वो फैसला डीएफएस लेगा, डीईए नहीं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझे। बेहतरीन। बैंकिंग स्ट्रक्चर की बात चली रही है तो पेमेंट बैंक्स पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर अक्सर एग्जाम में सवाल बनते हैं। हाँ, पेमेंट बैंक्स का मुख्य उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब बैंकिंग सेवाओं को देश के दूर-दराज इलाकों तक पहुंचाना। लेकिन इनकी लिमिटेशन समझना बहुत जरूरी है। क्या लिमिटेशंस हैं? ये मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट ले सकते हैं। रुकिए, तो क्या वो इस 1 लाख रुपए को आगे किसी को लोन पे दे सकते हैं? बैंकों का तो मुख्य बिजनेस ही यही होता है कि वो हमसे पैसा लेकर आगे ऊंचे ब्याज पर उधार देते हैं। और यहीं पर पेमेंट बैंक साधारण बैंकों से अलग हो जाते हैं। पेमेंट बैंक्स कोई लेंडिंग यानी लोन नहीं कर सकते। वाह। वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, वो सिर्फ डेबिट कार्ड दे सकते हैं। चूंकि वो उधार नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनके डूबने का रिस्क भी लगभग ना के बराबर होता है। अगर हम लेंडिंग की बात कर ही रहे हैं तो एनबीएफसीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत दिलचस्प है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। हाँ, अगर कोई संस्था बाकायदा लोगों को लोन दे रही है, फाइनेंस कर रही है, तो फिर वो बैंक क्यों नहीं है? उनके नाम में नॉन बैंकिंग क्यों लगा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। इसे ना बैंक रन के लॉजिक से समझते हैं। एक असली बैंक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब सेविंग्स या करंट अकाउंट, जहां से कस्टमर जब चाहे बिना बताए अपना पैसा निकाल सकता है। हाँ, हम जब चाहें एटीएम से अपना पैसा निकाल लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो चेक भी इशू नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनबीएफसीज के पास आरबीआई की वो भारी भरकम सेफ्टी नेट नहीं होती जो पारंपरिक बैंकों के पास होती है। सोचिए, अगर किसी एनबीएफसी में अफवाह फैल जाए और सारे लोग एक साथ अपना पैसा मांगने आ जाएं, तो वो तुरंत कैश कहां से लाएंगे? मतलब वो प्योर पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। होता है। हाँ, वो 5 लाख तक सुरक्षित रहने वाला रूल। राइट, लेकिन एनबीएफसीज के डिपॉजिट्स पर ये डीआईसीजीसी इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। ये लॉजिक बहुत क्लियर है। चलिए अब मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ तकनीकी परिभाषाओं की गहराई में चलते हैं। ओके। सबसे पहले है सिक्योरिटीज की परिभाषा, जो SCRA एक्ट 1956 के सेक्शन 2H में दी गई है। इसके अंदर शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स आती हैं। लेकिन इन सिक्योरिटीज को रखा कहाँ जाता है? आज के डिजिटल युग में ये सब डिपॉजिटरीज में रखे जाते हैं। इसे ना एक विशाल डिजिटल तिजोरी समझ लीजिए। भारत में NSDL और CDSL है ना? हाँ, जहाँ निवेशकों के शेयर्स डीमैट फॉर्म में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। तिजोरी वाले बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर मुझे अपना सोना तिजोरी में रखना है तो मैं सीधा बैंक के लॉकर में जाता हूँ। लेकिन शेयर्स के मामले में मैं सीधा NSDL के पास जाकर अपना अकाउंट क्यों नहीं खोल सकता? ये DP यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नाम का बिचौलिया बीच में क्यों चाहिए? ये बेसिकली स्केल और सर्विसिंग का मामला है। देखिए, देश में करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं। अगर NSDL को हर एक रिटेल इन्वेस्टर का KYC करना पड़े, उनकी एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट लेनी पड़े, तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। अच्छा, तो इसलिए वो एजेंट्स बनाते हैं? एग्जैक्टली। डिपॉजिटरीज अपना एक दरवाजा बनाते हैं जिसे DP कहते हैं। आपका स्टॉक ब्रोकर या बैंक आमतौर पर एक DP होता है। आप DP से बात करते हैं और DP उस मुख्य तिजोरी तक आपकी इंस्ट्रक्शंस पहुंचाता है। वाह, तो DP सिर्फ एक गेटवे है। इसी तरह का एक और छिपा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जब कोई स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता या बेचता है तो उसे लगता है कि काम तुरंत हो गया, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इस मैकेनिज्म को नोवेशन कहते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टर A ने रिलायंस का शेयर खरीदा और इन्वेस्टर B ने बेचा, लेकिन A और B एक दूसरे को नहीं जानते। सही बात है। अगर कल को B शेयर देने से मना कर दे या A पैसा देने से मुकर जाए तो क्या होगा? इसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं। और यहीं पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंट्री लेता है। बिल्कुल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इस ट्रेड के बीच में आ जाता है। वो A के लिए सेलर बन जाता है और B के लिए बायर, यानी वो दोनों तरफ 100% गारंटी लेता है कि शेयर और पैसे की डिलीवरी पक्की होगी। वाओ, और अगर कोई डिफॉल्ट कर दे तो? अगर कोई एक पार्टी डिफॉल्ट भी कर जाए तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने सेटलमेंट गारंटी फंड से नुकसान की भरपाई करता है ताकि मार्केट में कोई क्रैश ना हो। ये बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी मैकेनिज्म है। और मार्केट सेफ्टी की बात करें तो SROs यानी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। ये मार्केट के वो हिस्से हैं जो खुद के नियम बनाते हैं लेकिन सेबी के अंदर काम करते हैं। हाँ, इसके अलावा आजकल डेटा के जमाने में अकाउंट एग्रीगेटर्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का रोल बहुत अहम हो गया है। ये अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या करते हैं? इनका काम बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए आपको लोन चाहिए और बैंक को आपकी पिछले 3 साल की फाइनेंशियल हिस्ट्री देखनी है। AA एक ऐसा सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपकी स्पष्ट सहमति के आधार पर, अच्छा, मतलब एक्सप्लिसिट कंसेंट चाहिए होता है। हाँ, उसके आधार पर आपके अलग अलग बैंकों या म्यूचुअल फंड्स का डेटा खींचकर
उस लोन देने वाले बैंक को दिखाता है। डेटा पर पूरा कंट्रोल आपका होता है। और CICs क्या करते हैं? CICs जैसे सिबिल, इनका काम है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और स्कोर मेंटेन करना। यहाँ एक बहुत बड़ा नियम है जो सबको पता होना चाहिए। क्या नियम है? RBI के अनुसार देश के हर व्यक्ति को CICs से साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट यानी FFCR मिलना अनिवार्य है। वैसे दोस्तों थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। NISMseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछे हो ना। हाँ, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ ऐसे एग्जाम ट्रैप्स डिस्कस करते हैं जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। एग्जाम में अक्सर एक सवाल आता है, इनमें से कौन सा काम NBFC नहीं कर सकता? ऑप्शंस होते हैं लोन देना, लीजिंग करना, चेक इशू करना या इन्वेस्टमेंट करना। अब यहाँ बहुत से लोग लीजिंग या इन्वेस्टमेंट पर टिक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि NBFC तो सिर्फ लोन देता है। हाँ, और यही गलती हो जाती है। जैसा कि हमने अभी गहराई से समझा था कि NBFCs प्योर बैंकिंग पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उनके पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की सुविधा नहीं है। राइट, तो सही जवाब है चेक इशू करना और डिमांड डिपॉजिट लेना। एग्जैक्टली। वो ये काम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। एक और फंसाने वाला सवाल आता है टाइम फ्रेम पर। सवाल होता है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी कितनी होती है। इसका एक ही अटल नियम है, 1 साल से कम। अगर किसी भी ऑप्शन में 1 साल से ज्यादा या 2 साल लिखा है तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, मनी मार्केट का नहीं। चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन में डालते हैं। ओके। मान लीजिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास कोई क्लाइंट आता है जिससे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसे सेफ रखने हैं और साथ ही अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हाँ। आप उसे किसके पास भेजेंगे? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिनेरियो है। चूंकि एक ही व्यक्ति सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता, इसलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए उस क्लाइंट को IRDAI द्वारा सर्टिफाइड इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर के पास भेजा जाएगा। और अगर उसे डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की एडवाइस चाहिए तो तब उसे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाना चाहिए। और अगर वो खुद शेयर्स नहीं चुनना चाहता और म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका पैसा AMC मैनेज करेगी। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, मान लीजिए उस क्लाइंट ने म्यूचुअल फंड ले लिया, कल को अगर उसे अपना एड्रेस चेंज करवाना है या डिविडेंड का हिसाब चाहिए तो क्या वो AMC के ऑफिस जाएगा? मतलब AMC खुद ये सारा पेपर वर्क क्यों नहीं करती? बीच में RTA की क्या जरूरत है? इसे कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। AMC का मुख्य काम है मार्केट को एनालाइज करना और पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाना। अगर उनके फंड मैनेजर्स बैठकर एड्रेस चेंज के फॉर्म चेक करने लगे तो वो इन्वेस्टमेंट पर फोकस कब करेंगे? हाँ, सही बात है। इसीलिए वो ये सारा बैकएंड ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम RTA जैसे केम्स या के फिनटेक को आउटसोर्स कर देते हैं। ये बहुत लॉजिकल है। अब एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं। एक डाउट जो स्टूडेंट्स को बहुत आता है, ब्रोकर और कस्टोडियन में क्या फर्क है? दोनों तो शेयर्स का ही काम कर रहे हैं ना। समझिए कि ब्रोकर आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच की एक कड़ी है। वो आपके लिए सिर्फ ट्रेडिंग टर्मिनल पर बाय या सेल का बटन दबाता है और उसके बदले कमीशन लेता है। रुकिए, अगर एक ब्रोकर शेयर खरीदने बेचने का सारा काम कर रहा है और DP शेयर्स को डीमैट में रखवा रहा है तो फिर इस कस्टोडियन की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या ये सिर्फ एक्स्ट्रा फीस वसूलने का तरीका है? नहीं, ये फीस वसूलने का तरीका नहीं है। ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कस्टोडियंस का स्केल बहुत विशाल होता है। अच्छा। वो 10-20 हजार रुपए वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काम नहीं करते। सोचिए एक विदेशी इन्वेस्टर भारत में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। वो किसी आम ब्रोकर पर भरोसा नहीं करेगा कि वो उसके शेयर सुरक्षित रखेगा। लॉजिकल है। कस्टोडियंस आम तौर पर बहुत बड़े बैंक्स होते हैं। वो करोड़ों अरबों की सिक्योरिटीज को सेफ कस्टडी में होल्ड करते हैं, सेटलमेंट मैनेज करते हैं और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट एक्शंस का भी बारीकी से हिसाब रखते हैं। अच्छा, तो ये बड़े खिलाड़ियों का गेम है। एक और कंफ्यूजन अक्सर होता है AIF और म्यूचुअल फंड्स के बीच। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। हाँ, दोनों ही तो लोगों का पैसा इकट्ठा करके मार्केट में लगा रहे हैं। फिर दोनों में क्या अंतर है? अंतर है रिस्क और रेगुलेशन का। म्यूचुअल फंड आम जनता के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत कड़े नियम होते हैं ताकि आम आदमी का पैसा ना डूबे और कोई भी 500 रुपए की SIP से शुरुआत कर सकता है। राइट। लेकिन AIF आम जनता के लिए नहीं है, ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है। मतलब जिनके पास बहुत पैसा है। हाँ, और जो भारी रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। AIF प्राइवेटली पैसा पूल करता है और स्टार्टअप्स या रियल एस्टेट जैसे हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। यहाँ निवेश की न्यूनतम सीमा अक्सर करोड़ों में होती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 1, रेगुलेटर्स का बंटवारा। याद रखें, RBI बैंक्स और मनी मार्केट का रेगुलेटर है, सेबी कैपिटल मार्केट का बॉस है और IRDAI इंश्योरेंस को देखता है और PFRDA पेंशन को रेगुलेट करता है। नंबर 2, मार्केट टाइप्स का समय चक्र। मनी मार्केट मतलब 1 साल से कम की उधारी,
जहां लिक्विडिटी ज्यादा है। कैपिटल मार्केट मतलब 1 साल से ज्यादा की लंबी उधारी। पॉइंट नंबर 3, पेमेंट बैंक्स की लिमिटेशंस। इनकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट 1 लाख रुपए है। सबसे जरूरी बात, ये कोई लेंडिंग नहीं कर सकते और कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, डीमैट और डिपॉजिटरीज। NSDL और CDSL मुख्य डिजिटल तिजोरी हैं और DPs हम तक पहुंचने के लिए उनके दरवाजे होते हैं। पॉइंट नंबर 5, CICs का गोल्डन रूल। हर इंडिविजुअल को साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट देना CICs के लिए अनिवार्य है। और पॉइंट नंबर 6, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 3 हिस्सों में बटा है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट और डेरिवेटिव्स। और यहाँ सबसे अहम संस्था है FBIL, जो प्रमुख करेंसी पेयर्स के डेली रेफरेंस रेट्स पब्लिश करती है। बिल्कुल। जाते जाते एक बात सोचिएगा दोस्तों, मार्केट्स इतने स्ट्रांगली रेगुलेटेड हैं, हमारे पास RBI है, SEBI है, IRDI है, दुनिया भर की तिजोरियां और कस्टोडियंस हैं। फिर भी स्कैम्स कैसे हो जाते हैं? हाँ, क्या कोई ऐसा लूप होल है जहां ये सभी रेगुलेटर्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते? इस बारे में खुद रिसर्च कीजिएगा, दिमाग के तार खुल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है? जाओ nismseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। हाँ, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।